फिर से सेम चीज़ बोल रही हूँ। टाइम है, देख सकते हो टाइम कितना है। टाइम है आपका 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स का आपका टाइम दिया गया है। कोर्स कोड है 805। ऐसे में आपका 4B आपका पेपर बुक में मेंशन है। मैक्सिमम मार्क है 50, थ्योरी है 40, इंटरनल 10। आपका सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से। सिलेबस देखो कितना छोटा सा है, इतना ही है सिलेबस, है ना। देखो काउंटिंग में भी अगर देखोगे ना, यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है, बट 7 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। पता है, यहाँ से 7 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ही नहीं किया गया है, इस सिलेबस में ऐड नहीं है। तो आपको मैं क्वेश्चंस फिर बताऊंगी, बट अभी के लिए इस सिलेबस से देखो। टीचिंग मेथड्स, इंपॉर्टेंट वन, टीचिंग मेथड, इमरजेंस ऑफ टीचिंग मेथड आपको पढ़ा दिया है पूरा। पेडागोजी बुक याद करो, कितने टाइप्स के, बहुत टाइप्स के मैंने टीचिंग मेथड पढ़ाए। तो मेथड क्या है लिखोगे, उसके बाद टाइप्स आप मेंशन करेंगे, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करके उसका कंसेप्ट लिख के मेरिट डिमेरिट्स लिखेंगे। तो एटलीस्ट आपको 7 से 8 पेज का नोट्स चाहिए। तो दिस वन एक कंप्लीट हो गया, एक लॉन्ग है। फिर देखो इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट सबसे हार्ड, बहुत हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड लगता है इमरजेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। तो इसको लिखवाई हूँ, आपको उस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। लिख लोगे तो बेस्ट रहेगा। हिंदी में भी दे दी हूँ, इंग्लिश में भी दे दी हूँ। सारे बच्चों को बोल रही हूँ, बुक में नहीं है प्रॉपर वे से, तो थोड़ा बात मान लेना। इस पेपर का एटलीस्ट नोट्स बना लेना, इस पेपर का नोट्स चाहिए। बैक मैक्सिमम लगता है इस पेपर में, बात मान लो, फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो अनदर लॉन्ग क्वेश्चन, एक्चुअली इस लॉन्ग क्वेश्चन में ना 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, घुमा फिरा के 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो हम लोग बट एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसलिए 9-10 पेज का नोट्स बनाएंगे, और कैसे लिखना है मैं बता दूंगी, ठीक है। हर बार, और एक चीज़ बोल रही हूँ, एग्जाम से बिफोर अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और कोई चीज़ भूल जा रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा है, सिलेबस डिस्कशन अगर है या सिलेक्टिव जहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, जैसे वीडियोस आज दिया है डिस्कशन वाला वीडियोस, वो सारे एक बार सुन लेना। सुन लोगे तो आपका प्रिपरेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो और एक चीज़, रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम एंड मीनिंग नेचर टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। 1.1 एंड 1.2 को हम एक साथ पढ़ेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के। सो डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका नेचर, उसके टाइप्स। फिर उसके साथ ही कंटिन्यू में लिखना है डिसिप्लिन का मतलब क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट डिसिप्लिन क्या होता है, उसका रोल क्या है, उसको लिखना है। सो ये दोनों को एक साथ पढ़ोगे तभी लॉन्ग होगा, नहीं तो शॉर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 3 लॉन्ग क्वेश्चन टोटल में फर्स्ट यूनिट में। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हमारा, ये पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, राइट। देखो करिकुलम एंड सिलेबस, डिफरेंस एंड रिलेशनशिप। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम, करिकुलम का इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। सिलेबस का भी सेम, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रिंसिपल्स एंड कंपैरिजन मस्ट रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स ऑफ करिकुलम भी दिया है, टाइप्स ऑफ करिकुलम भी दिया है। आपको लगता होगा मैम यहाँ पे तो बस डिफरेंस एंड रिलेशनशिप दिया गया है, तो मैं डिफरेंस रिलेशनशिप पढ़ देता हूँ ना, खत्म हो जाएगा। नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, कहीं कहीं पे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्टेप्स ऑफ करिकुलम, फेजेस ऑफ करिकुलम, टाइप्स ऑफ करिकुलम, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और थोड़ा बहुत लिख के आ जाएंगे छोड़ के। तो उस वजह से एक्स्ट्रा चीज़ें आपको दिए गए हैं जो कि मल्टीपल एरियाज में यूज़ हो। इसके साथ आपके पेडागोजी में भी यूज़ होगा, प्लस आपके सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड करिकुलम का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका करिकुलम एंड सिलेबस, वहाँ पे भी यूज़ होगा। इसके बाद क्या हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, क्या हमने टेक्स्ट बुक पढ़ा है? यस मैम पढ़ा है। अगर टेक्स्ट बुक पढ़े हो, नोट्स है, बस टेक्स्ट बुक के वर्ड के जगह पे मैगजीन लिखना, मैगजीन का नोट्स बन जाएगा। टेक्स्ट बुक के वर्ड के जगह पे जर्नल लिखना, आपका जर्नल का नोट्स बन जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक का नोट्स वैसा दिया गया है जैसा चाहिए, ठीक है। सो क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, मैगजीन के लिए कौन से क्राइटेरिया हैं, जर्नल के लिए कौन से क्राइटेरिया है, टेक्स्ट बुक के लिए कौन से क्राइटेरिया है। अरे राइटर्स तो चाहिए सबके लिए, लिखने का एबिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पेपर टाइप्स चाहिए, प्रिंटिंग मशीन चाहिए, पब्लिकेशन चाहिए, बोल्ड साइज होगा या कैसा होगा, सबका सेम है।
तो जो कैरेक्टर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक का अगर जानते हो, वर्ड चेंज करना मैगजीन का होगा, मैगजीन का जानते हो तो जर्नल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्यों? देखो लास्ट क्वेश्चन में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, नेशनल एंड स्टेट लेवल। नेशनल एंड स्टेट लेवल, नेशनल क्या है? नेशनल है एनसीईआरटी, लिख के रखिए प्लीज, एनसीईआरटी। स्टेट है एससीईआरटी। आपको एग्जाम में भी नहीं आएगा डायरेक्ट कि क्या है, तो आप क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज एंड देयर फंक्शंस। कुछ एजेंसीज का नाम लिखिए, उनका रोल लिखिए, कैसे वो सिलेबस और टेक्स्ट बुक को मॉडिफाई करते हैं। आपको लगता होगा कि एनसीईआरटी लिख के एनसीईआरटी कैसे सिलेबस टेक्स्ट बुक को बनाता है, इतना लिख देना है, नहीं। एनसीईआरटी ने अब तक क्या रोल प्ले किया है वो सब लिखना है और एनसीएफ को ऐड कर देना है, तब जाके आपका बनेगा। ठीक है, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक में बहुत लोगों ने पूछा था मैम एनसीएफ तो हमारे बुक में नहीं है। ये एनसीएफ एनसीईआरटी का ही पार्ट है। एनसीएफ 2005 एससीईआरटी का एंड एनसीईआरटी का पार्ट है। आपका जितने भी बुक्स बने हैं उसको बनाने के लिए जो करिकुलम चाहिए वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। 2009 या 22 वाला अभी तक काम में नहीं आया है और एनसीईआरटी एनसीएफ को बनाया है। तो एनसीईआरटी लिख के आपको एनसीएफ को ऐड करना है, तब जाके ये आंसर बनेगा। एससीईआरटी को लिख के एनसीएफ को ऐड करना है, बट वहाँ पे टर्म चेंज होगा एससीएफ, एन के जगह पे एस लगेगा, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं अब तक इस सिलेबस में। जो बच्चे बस सिलेबस देख के पढ़ रहे हो आप कंफ्यूज होने वाले हो। आपको अगर पता नहीं है क्या क्वेश्चंस है तो आप फंस जाओगे। एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा ही आएगा। मेरे टाइम पे पता है, मैंने एग्ज़ाम दिया था 2019 में। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम मई मंथ पे था, जून तक गया। तो वहाँ पे जब एग्ज़ाम में आया ये पेपर, और इस पेपर में पता है दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में, और में भी जो आता है ना यूनिट 2 के और में था, मतलब जो क्वेश्चंस रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों में नेशनल लेवल का ही दिया था। आप छोड़ नहीं सकते हो। जो आप लोग बोलते हो ना मैम सिलेक्टिव्स, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, दोनों क्वेश्चन में ही और में एनसीईआरटी था, नेशनल लेवल लिखा गया था। तो एक बच्चा अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ के गया है तो पूरा वो फेल होगा, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन उसको पूरा स्किप करके आना है 16 मार्क का। और 16 मार्क स्किप क्या मतलब, 40 से 16 को आउट कर दो, समझ गए? तो आपके पास रह जाएंगे कितने, 26। अभी 26 से 16 मार्क रखना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में सोच लो अब अगर बहुत अच्छा लिखे हो तभी आपको 10 या 11 मिलेगा। और इधर शॉर्ट आपने जो 2 अटेंड किया है, कभी कभी आपके शॉर्ट्स उनको पसंद नहीं आते तो 1 मार्क भी नहीं देते, हाफ मार्क देते हैं, 2 मार्क देते हैं। तो प्रॉपर लिखेंगे तो 3-4 मार्क मिलेंगे। मुझे इस पेपर में मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 40 35 मिले थे। सो उस हिसाब से करो जो बोला गया, ये सब लिख के रखो प्लीज़। ठीक है, हो गया क्या? हम लिख के टोटल क्वेश्चन नंबर कितना है? ये पेपर है 4B और 8 लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन एट ए टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं। आज जो 2 क्वेश्चन हैं वो क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब जो भी हिंदी बच्चे हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखवाई गई हैं, तो आपको जो समझ आता जाए उसको हिंदी में थोड़ा अपने शॉर्ट में लिखते जाइएगा। ठीक है, आपको ही हेल्प होगा, क्योंकि बुक में भी नहीं है और ना ही आपको इंटरनेट में प्रॉपरली मिलेगा, क्योंकि ये 3-4 बुक से लिखाए जाते हैं। तो थोड़ा सा कुछ जगह पे मैं अगर हाईलाइट करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मीनिंग, नेचर, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन है। सेकंड क्वेश्चन देखना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? जैसे कि यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, फिर आता है एकेडमिक डिसिप्लिन। एक क्वेश्चन आता है बार बार शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन? पता है डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन मतलब होता है विषय, सब्जेक्ट, जो विषय कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। सपोज आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंतर्भुक्त जो भी चीज़ें हैं, मतलब इंग्लिश रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं,
जो भी उसके गुण होते हैं, जो भी हमें पढ़ना रहता है, वो सब अगर एक जगह पे है और इंडिविजुअल वाइज एक के बाद एक चीज़ें बच्चे ले सकते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि कहीं जगह पे जाके चुपचाप रहना, शांत रहना। डिसिप्लिन का मतलब है एक चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना और उस चीज़ को इस्तेमाल करना अपने समय पे और अपने डिफरेंट फील्ड पे। तो पहले हम डिसिप्लिन तक पढ़ेंगे, फिर एकेडमिक डिसिप्लिन को हाईलाइट करेंगे, फिर बेसिक अप्रोचेस ऑफ डिसिप्लिन लिखेंगे जो कि आपके बुक से दिया गया है बट शॉर्टकट है। टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन बिगलैन ने दिया है। और एक चीज़ जानते हैं, कुरुक्षेत्र से जो भी बुक्स आते हैं वो हिंदी मीडियम वाला बुक्स अलग होता है, इंग्लिश मीडियम वाला बुक्स अलग होता है। इस वजह से बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। बट जो जो पॉइंट्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं उसको टिक करते जाओ या फिर पॉइंट्स को लिखते जाना सुन के ही, ठीक है। आप लोगों के लिए और एक चीज़ है, जहाँ पे वर्ड समझ नहीं आता है हिंदी मीडियम बच्चे, वहाँ पे आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी किताबों में भी गिवन है, इंग्लिश हिंदी आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो या फिर एक भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एकेडमिक डिसिप्लिन के बाद डिसिप्लिन का हमने टाइप्स दिया है। आपके विषय के हिसाब से अगर देखा जाए कितना टाइप है, देखो यहाँ पे 2 टाइप दिया गया। अगर मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट है, ये भी एक तरह का डिसिप्लिन है। अगर कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रकार के व्यवहार को, बिहेवियर को आप परिवर्तन करना चाहते हो, वो भी एक तरह का डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन 3 टाइप के हैं, प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड सपोर्टिव। तो इसको आपको लिखना है। फिर आता है लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब जिस गुणों के वजह से हम भेदभाव दिखा रहे हैं, किस किस के अंदर भेदभाव दिखा रहे हैं और विभिन्नताएं दिखा रहे हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल का जो सब्जेक्ट है और स्कूल का जो विषय है उससे एकेडमिक डिसिप्लिन का क्या डिफरेंस है, और स्कूल सब्जेक्ट जहाँ पे एक साथ रहता है उसको करिकुलम बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो दिखाए गए। ये अंतर जहाँ तक लिख दिया, मतलब ये टोटल मैंने आपको पेजेस दिए हैं 9 पेजेस, और ये 1.1 एंड 1.2 दोनों को दर्शाता है, ठीक है। हम स्टार्ट करें। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है सबको? बोल दो एक बार प्लीज, विजिबल है? यस मैम। थैंक यू। चलो अच्छे से सुनते जाओ, अभी धीरे धीरे समझना। और एक चीज़ बोल रही हूँ, आज ये चीज़ पढ़ रहे हो मतलब आज इसी चीज़ को लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है, पढ़ लेना है। क्योंकि आपकी किताबों में ये बुक थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाला बुक ना अच्छा नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाला बुक अच्छा नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने उस बुक को पढ़ा ही नहीं था, टोटल बोल रही हूँ। मैंने मेरे टाइम पे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन जो बुक था मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना नोट्स बनाया और उसी को मैं पढ़ के एग्ज़ाम दी थी, ठीक है। तो उस वजह से मैं बोल देती हूँ कि वहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे स्टोरीज जैसा बहुत कुछ लिखा गया है जहाँ पे आपको पॉइंट्स ढूंढने में मुश्किल हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। सो पहला हम क्वेश्चन को जो पढ़ रहे हैं वो है मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। इंट्रोडक्शन देंगे। द वर्ड डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन शब्द है, ठीक है, which we are referring, जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो हम बताते हैं, किस बेसिस पे बताते हैं, टू इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन से संबंधित और शिक्षा से संबंधित चीज़ों को दर्शाने के लिए डिसिप्लिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन बहुत बार सुना होगा बचपन से, तुम लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, स्कूल का एक डिसिप्लिन नहीं रहता है। डिसिप्लिन को हिंदी में और उड़िया में हम श्रृंखला बोल देते हैं कि डिसिप्लिन है, बट डिसिप्लिन रिलेटेड टू एक्शन एंड एक्टिविटीज़ होता है। जो एक्शन और एक्टिविटीज़ मतलब जो नीति और नियम शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा रखे जाते हैं, ठीक है, ऑफ द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट, कोई बच्चों के लिए, छात्र छात्रियों के लिए और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, सारे छात्रों के लिए, ठीक है, समूहों के लिए, छात्र समूहों के लिए। अब मैंने बोला ये जो वर्ड है हम लोग जेन्युइनली इसको स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन रिलेटेड जगह पे और स्कूल में इस्तेमाल करते हैं। स्कूल डिसिप्लिन का मतलब हो गया जो भी एक्शन और एक्टिविटीज़, वर्ड याद रखो, एक्शन एंड एक्टिविटीज़। हम बोल सकते हैं नीति एवं नियम, नीति एवं नियम किसके द्वारा बनाया जाएगा, स्कूल के जो अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनके द्वारा बनाया जाएगा। किसके लिए, बच्चों के लिए। टीचर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए, छात्र और छात्र समूह के लिए बनाया जाएगा, उसे डिसिप्लिन कहते हैं और सारे बच्चों को वो मानना पड़ता है।
बट नावे डेज, आज के ज़माने में, आज के जो दिन चल रहा है, मतलब चल रहे हैं, उसमें डिसिप्लिन वर्ड इज़ रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। आज के समय पे नीति नियम को छोड़ के ये शिक्षा से संबंधित हो गया है। किससे जुड़ गया? शिक्षा से संबंधित हो गया है और जुड़ चुका है। वर्ड बोल दिया, द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड, ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका उपलब्धि क्या है अभी तक नहीं पता है, हमें पता ही नहीं है। दैट इज़ नॉट क्लियरली नोन, पता ही नहीं है। डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ये ब्रांच ऑफ लर्निंग और नॉलेज इज़ नोन एज डिसिप्लिन। हम जो भी पढ़ाई करते हैं, एक सब्जेक्ट हो सकता है या बहुत सारे सब्जेक्ट के जो विषय होते हैं, और उसका जो ज्ञान हम लेते हैं, नॉलेज जो लेते हैं एक सब्जेक्ट से, जैसे आप अभी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का जो भी नॉलेज है आप ले रहे हो, या फिर आपने पेडागोजी का नॉलेज लिया, लर्निंग टीचिंग का नॉलेज लिया, ये जो संपूर्ण नॉलेज एक सब्जेक्ट का और विषय का आप ले रहे हो, इसी को ही डिसिप्लिन कहा जाता है। ठीक है, आज के ज़माने में ये पॉइंट है। पहले का क्या था? एक्शन एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर्ड बाय टीचर्स। टीचर्स असाइंड और रेफर करेंगे बच्चों के लिए कुछ नीति एवं नियम जिसको पालन करना पड़ेगा। बट आज के ज़माने में ये शिक्षा से संबंधित है। हम किसी भी सब्जेक्ट में विषय का अगर संपूर्ण ज्ञान लेते हैं, उसी को ही डिसिप्लिन कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं श्रृंखला, तो श्रृंखला और डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन मतलब होता है किसी चीज़ के विषय में शांतपूर्वक ज्ञान लेने को ही बोला जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक डेफिनेशन दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, नाम सुनो, अच्छा सा नाम है, मोटी निशानी, मोटी निशानी। ठीक है, मोटी निशानी एक साथ बोलना है, नहीं तो आपको लगेगा कि किसी को गाली दे रहे हो। ठीक है, मोटी निशानी। सो ये डिसिप्लिन कैन बी डिफाइंड एज एनी कंपैरेटिवली सेल्फ कंटेन्ड आइसोलेटेड डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस which has its own community expert। अभी इसको डिटेल दे दिया। क्या बोला? डिसिप्लिन क्या है? नहीं, ये डिसिप्लिन कैन बी डिफाइंड एज, ये डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है, इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि एक इंसान पूरा समूह में रहता है, हम लोग सारे सोसाइटी में रहते हैं ना, फिर भी सबका ज्ञान जो ग्रहण करने का क्षमता है वो अलग अलग है। तो हम ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, हम अलग अलग रह के जो ज्ञान लेते हैं, बट समूह में रहते हैं, फिर हम पढ़ते वक्त अलग अलग होके ज्ञान लेते हैं। और which has its own community expert, जिसके पास अपना ही कम्युनिटी एक्सपर्ट होता है। जहाँ पे हमें कुछ जानना रहता है तो हम सोसाइटी से पूछते हैं, हमें कुछ समझना रहता है तो हम दूसरे इंसानों से पूछते हैं, इतना ही। इसी को डिसिप्लिन बोलता है। तो इन द अदर सेंस अगर बोला जाए, डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया? पूरा ज्ञान लेना। एक इंसान अकेले रह के और दूसरों से अलग होके कितना ज्ञान लेता है, उसी को देखना होता है डिसिप्लिन। ठीक है, अभी देखो मीनिंग, ये जो वर्ड है डिसिप्लिन, इसका मतलब क्या है बताओ? द वर्ड डिसिप्लिन मीन्स ये ब्रांच ऑफ नॉलेज और फील्ड ऑफ स्टडी का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, और हम बोल सकते हैं कोई एक ब्रांच है नॉलेज का, ज्ञान का एक रास्ता है। ठीक है, एक रास्ता है ज्ञान लेने का। चलो, द टर्म डिसिप्लिन, ये जो टर्म है डिसिप्लिन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म, ये डिराइव हुआ है लैटिन टर्म। लैटिन टर्म में इसको क्या बोला गया? डिसिप्लिना। अच्छे से सुनना, डिसिप्लिन वर्ड अगर लैटिन वर्ड से आया है तो लैटिन वर्ड में बोला गया डिसिप्लिना, व्हिच मीन्स टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है टीचिंग, शिक्षण हो सकता है, लर्निंग अधिगम हो सकता है, और इंस्ट्रक्शन किसी को गाइड करने के लिए हो सकता है। ठीक है, सम सजेस्टेड वर्ड जो इसके साथ जुड़ा है वो क्या है? कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बोले जा रहे, शब्द जो इससे जुड़ा है। देखो, डिसिप्यूलस और डिसिपल। डिसिपल मतलब होते हैं टीचर्स, डिसिप्यूलस का मतलब है प्यूपिल। अब जो हिंदी बच्चे हैं वो बोलेंगे मैम इसको भी हिंदी में करेंगे, नहीं हो सकता। इसको आप हिंदी में बस लिखना और उसी के साइड में उसको मेंशन कर देना। ठीक है, वही डिसिप्यूलस लिखना है, बट आप हिंदी में वर्ड्स में लिख सकते हो डिसिप्यूलस बोल के। और प्यूपिल मतलब वहाँ पे छात्र लिख सकते हो। डिसिपल का मतलब हो गया टीचर होगा या शिक्षक होगा और शिक्षिकाएं होंगे। बस, अब नेचर में जाएंगे, क्या हम करेक्शन कर देंगे, ये वाला पॉइंट करेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर से हम रिकॉर्डिंग में भी बोल दे रही हूँ, ये डिसिप्यूलस ये होगा,
टीचर, डिसिपल, प्यूपिल होगा। बस हो गया। अभी चलो नेचर ऑफ डिसिप्लिन में जाते हैं। सिंगल सिंगल लाइन लिखना है, सिंगल सिंगल एक एक लाइन का छोटा छोटा पॉइंट्स देंगे, ठीक है। डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर। पहले लाइन में क्या बोला था? डिसिप्लिन का मतलब होता है, पहले के ज़माने में क्या था, किसी बच्चों को, मतलब बच्चों को अगर पढ़ाना है, किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस चाहिए, कोई एक्ट और एक्टिविटीज़ चाहिए। तो वो एक्ट और एक्टिविटीज़ टीचर्स बनाएंगे बच्चों के लिए, बच्चे उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। सो डिसिपल्स फॉलो करेंगे डिसिप्यूलस, प्यूलस को डिसिप्लिना के थ्रू। तो अभी हमने बोला डिसिप्लिन का मतलब होता है कोई एक ऑर्डर, कोई एक ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर हो सकता है, डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर। डिसिप्लिन एक ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर को निर्देश बोल सकते हो और नियम बोल सकते हो। नंबर 2, डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग। अभी ऊपर ही लिखा था डिसिप्लिन किससे संबंधित है ना, हमारे अधिगम से संबंधित है। लर्निंग का हिंदी टर्म होता है अधिगम। फिर आया डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू पुटिंग सम ऑर्डर टू लर्न। किसके ऊपर डालेंगे? लर्नर्स के ऊपर हम कोई निर्देश डालेंगे, जो निर्देश को लर्नर फॉलो करेगा उसके जीवन में कुछ सीखने के लिए, ठीक है। आपको मैंने या कुछ बोला कि ऐसा ऐसा पढ़ो, या फिर आपके कॉलेज से बोला गया, दैट मीन्स आपको कौन बोला? डिसिप्यूलस ने डिसिप्लिना दिया, मतलब डिसिप्लिन में रहने के लिए निर्देश दिया कि इस चीज़ को ऐसे फॉलो करना है, और आपने फॉलो किया तो आप डिसिपल हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन में क्यों रहना है ना, कुछ ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, ताकि हम पढ़ सकें और अधिगम हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन इज मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पस ऑफ लर्निंग। डिसिप्लिन कोई भी, ऐसा हमने सम लिखा है बट पता है हर एक इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपके घर पे भी डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संस्था, कोई भी संस्थाओं में अगर डिसिप्लिन ना रहे तो हमारा जो अधिगम और सीखने का जो इच्छा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिसिप्लिन इज मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विथ द पर्पस ऑफ लर्निंग। किस चीज़ के लिए बनता है ये डिसिप्लिन? अधिगम के लिए बनता है, जैसे हम किस चीज़ों को सीख सके कोई संस्थाओं में रह के, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स सम एफर्ट्स मेक टू ऑर्गेनाइज टीचिंग। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए बन पा रहा है वहाँ पे जो डिसिप्यूलस रहेंगे वो प्यूलस भी तो पढ़ाएंगे ना। सो इट इन्वॉल्व्स सम एफर्ट्स मेड टू ऑर्गेनाइज टीचिंग। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे टीचिंग का भी सुविधा हो सके और टीचर वहाँ पे टीच कर सके, पढ़ा सके, शिक्षक वहाँ पे शिक्षा दान कर सके बच्चों को, और बच्चे उसे फॉलो करके सारी शिक्षाओं को ले, उसी को हम डिसिप्लिन बोलते हैं। तो डिसिप्लिन का बहुत सारे मतलब आ गए, ये ज्ञान लेना, डिसिप्लिन कोई ऑर्डर हो सकता है, डिसिप्लिन लर्निंग से जुड़ा हो सकता है, डिसिप्लिन टीचिंग से जुड़ा हो सकता है, डिसिप्लिन कोई ऑर्डर हो सकता है जिसके द्वारा लर्निंग पूरा हो रहा है, और डिसिप्लिन के द्वारा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और संस्था बन रहे हैं तो कुछ उद्देश्य से ही बन रहे होंगे। पर्पस लिखा गया ना, तो अधिगम के उद्देश्य को लेके ही बनता होगा, ठीक है। अभी नंबर 6 में आए, इट इज़ रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये जुड़ा हुआ है अधिगम और शिक्षण, और शिक्षण अधिगम प्रोसेस है, प्रक्रिया से। प्रोसेस का हिंदी होता है प्रक्रिया। इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज। इसका और एक मतलब हो गया कि इसके द्वारा हम नॉलेज का भी प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब नॉलेज को या ज्ञान को कैसे संग्रह करें और ज्ञान का कैसे उपलब्धि के साथ साथ हम उसका उत्तरदायित्व ले सकें उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 8, इट इन्वॉल्व्स डेडिकेशन, सॉरी यहाँ पे डिडक्शन है, वेट, डेडिकेशन बोल रही थी, डिडक्शन, ये वाला ना प्रोसेसिंग का पी है, ठीक है, नीचे नहीं आना, नीचे नहीं लाना, ठीक है। डेडिकेशन ऑफ मोर नॉलेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अच्छा, अगर मेरे पास पहले से ही ज्ञान है और उसके साथ मैं नया ज्ञान जोड़ रहा हूँ तो क्या मुझे ये सुविधाएं देंगी और असुविधाएं खड़ी करेंगी? क्या ये मुझे हेल्प करेंगी और असुविधा क्रिएट करेंगी? बताओ। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स डिडक्शन ऑफ मोर नॉलेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखो, डिडक्शन क्यों बोला? अगर मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, ठीक है, अभी मैं उसको क्या करती हूँ, उस ज्ञान का तो इस्तेमाल मैं करूँगी जीवन में, ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए? नया ज्ञान लेना है।
अब क्या होता है ना, कभी कभी नया ज्ञान और पुराना ज्ञान लगता है ना कुछ पॉइंट्स में सेम सेम है। जैसे आप पहले खाना बना चुके हो, तो अभी आपको खाना बनाने में इजी ही होगा, बिकॉज आपको उस चीज़ का नॉलेज है ना। आपको गाड़ी चलाना पहले से ही आता है, तो ऑब्वियस है आपको अभी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में ले जाते हैं, तो आपको ये भी इजी होगा। तो अगर इस तरह का समान समान स्वरूप के ज्ञान आ जाए, मतलब सेम सेम नॉलेज आ जाए, तो हम वहाँ पे डिडक्शन करते हैं, डिडक्शन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जहाँ पे हम जो पुराने नॉलेज है अगर सही सही से देखा जाए सेम सेम लगता है, उसको हम डिलीट करते हैं और डिड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस एंड एनहांस एजुकेशन। ये बेसिकली किससे जुड़ा है ना, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू लर्निंग प्रोसेस, ये अधिगम के प्रक्रिया से जुड़ा है, और ये क्या करता है ना, एजुकेशन को, शिक्षा को और आगे बढ़ाता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू लर्नर्स, ये किसके साथ जुड़ा है, फिर से लर्नर्स के साथ, टीचर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, ये आपको नए नए ज्ञान बनाने में हेल्प करती है और सुविधाएं प्रदान करती हैं। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, नॉलेज ग्रोज एंड एक्सपांड्स, इसके द्वारा अगर मैं हमेशा नए नए ज्ञान का निर्माण कर रही हूँ अपने अंदर डिसिप्लिन में रह के, जितना आप शांत रहते हो, शांत स्वभाव के होते हो, जितना आपका माइंड चलता है ना, उससे आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे और कभी ज़ीरो में वापस नहीं जाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। हो सकता है कि एट ए टाइम बहुत सारा ज्ञान ना मिले, बट थोड़ा थोड़ा करके हमें बहुत ज्ञान मिल जाता है धीरे धीरे। तो इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज ग्रोज, ज्ञान बढ़ता है, बढ़ोतरी होता है, और उसके साथ एक्सपांड, उसका दायरा भी बढ़ता है, दायरा मतलब एरिया भी एक्सपांड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज इज नॉट फाइनल पॉइंट, मतलब ना फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ ज्ञान लेना नहीं होता है। आप क्या ये संपूर्ण ब्रह्मांड का और संपूर्ण जो यूनिवर्स का नॉलेज ले सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज इन योर माइंड? नो, नॉट पॉसिबल कि इतना सारा ज्ञान हम ले सके। सो ये आपके किसके साथ जुड़ा है ना, इट इम्प्लाइज दैट नॉलेज इज़ नॉट फाइनल, सिर्फ संपूर्ण ज्ञान ले लेना हो, और ज्ञान किसी एक चीज़ पे आप थोड़ा ही ले सकते हो, संपूर्ण ज्ञान कोई इंसान ले ही नहीं सकता, तो ये फाइनल तक हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। इट इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। पता है ज्ञान रहने से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान रहने से कोई भी चीज़ को हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाइड द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ ए बॉडी ऑफ मैं बोल दे रही हूँ, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ऐसा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को, संपूर्ण जो ज्ञान ले जाते हो, उसके बाद आप वर्गीकरण कर सकते हो। वर्गीकरण, चीज़ों को अगर समझ जाओ तो उस चीज़ों के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे आप वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो जैसे आपके घर पे ना बहुत सारी किताब हैं, तो आपको जब पता चल गया कि सारे सब्जेक्ट का, विषय का ज्ञान अलग अलग है, तो आप ना ज्ञान के अनुसार उसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं और गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिस पे बुक्स को अलग अलग करके संग्रहित कर रहे हैं, अलग अलग रख रहे हो। ठीक है, चल, पता है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक ना शरीर जैसा है, संस्था जैसा है और शरीर जैसा है। हमारे शरीर को अगर गढ़ना चाहिए, मतलब बना रहे हो आप, ठीक है, सोच लो कि आप एक ना बॉडी बना रहे हो, मतलब बॉडी मतलब शरीर को बना रहे हो। तो शरीर जब बनाते हैं तो हमें जैसे किडनी चाहिए, हार्ट चाहिए, ब्रेन चाहिए, तो वैसे ही इसके पास भी इट इज़ अ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। पता है हर एक इंसान के पास उसका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसके वजह से वो दूसरे इंसान से अलग होता है। ठीक है, उस गुण के वजह से। तो ये क्या है ना, यह एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। मतलब हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड को क्या बोलोगे, असाधारण बोल सकते हो। साधारण मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल नॉलेज। असाधारण अद्भुत ज्ञान का संभार है। और आप बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो जैसे ज्ञान का आधार है। हो गया। इट हैज़ थ्योरीज एंड कंसेप्ट, ये बहुत सारे थ्योरीज और कंसेप्ट से बना है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे सिद्धांत एवं उसके छोटे छोटे विषय जुड़े हुए हैं। ठीक है,
इट हैज़ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब जानते हो, नॉर्मली होता है द स्टडी अबाउट नेम्स। जब हम बहुत प्रकार के नाम के बारे में पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, उसी को बोलते हैं। तो इसके पास उसी के ही विभिन्न प्रकार के नाम मौजूद हैं। ठीक है, ज्ञान जब बोल रहे हो, ज्ञान का छोटा सा पोर्शन होता है डाटा। उस डाटा को जब अरेंज कर दे, रॉ डाटा से वो अरेंज डाटा बन जाता है। उसको जब मीनिंग दे दो तो वो नॉलेज बन जाता है। जब नॉलेज को बहुत सारे प्रकार के रास्ते से लेके आओ तो एपिस्टेमोलॉजी बनता है। जब एपिस्टेमोलॉजी को और संपूर्ण रूप से आगे लेके जाओ तो सोर्सेस ऑफ नॉलेज प्लस बनता है आपका संपूर्ण ब्रह्मांड का नॉलेज। तो ये बहुत सारे रास्ते से आता है। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अपना ही मतलब है, अपना नाम है। सो इट्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज, इसका अगर आप महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य जानना चाहते हो तो वो क्या है, रिसर्च करना। जितना आप एक चीज़ के विषय में ज्ञान रखोगे और उसी के ऊपर रिसर्च करते जाओगे तो आपका नॉलेज और ज़्यादा गहरा होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसिपल है मतलब बच्चे हैं, जो डिसिप्यूलस हैं, जो टीचर्स हैं, दोनों को ही ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, हमारा ज्ञान कभी भी सीमित नहीं रहना चाहिए, मतलब लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, ये बियॉन्ड द लिमिट होना चाहिए। ठीक है, इट हैज़ गॉट डेफिनाइट मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च, इसके कुछ अपने ही क्या होते हैं, डेफिनाइट मतलब निर्दिष्ट मैथडोलॉजी और विधि होते हैं रिसर्च करने का। ये चलते हैं और थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेचर ऑफ डिसिप्लिन क्या है, नेचर बोला गया है, एक चीज़ नोटिस करोगे, नेचर अभी तो कंप्लीट किया था, फिर से नेचर में आ गए। नेचर ऑफ डिसिप्लिन और दिया है मैंने, बट यहाँ पे नेचर वाला वर्ड नीड्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब मैं एक आपको ना सिंपल सा ट्रिक देती हूँ। सारे बच्चों ने पूछा ना कि मैम हम इतना 19 पॉइंट लिखेंगे क्या, नहीं लिखना है ना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, हम 8 पॉइंट हमने नेचर में लिखा, 8 पॉइंट हमने नीड में लिखेंगे। समझ में आया, 8 पॉइंट आप नेचर में लिखना, 8 पॉइंट आपने नीड में लिखना है। देखो सेम पॉइंट्स फिर से है, नीड ऑफ डिसिप्लिन दिया, बच्चों को वही बोला जो इजी लग रहा है उसको रिपीट करने के लिए। डिसिप्लिन इज यूज फॉर मेकिंग सम ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्पस ऑफ लर्निंग, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर लर्निंग प्रोसेस, एनहांस एजुकेशन, इट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज। मतलब ऊपर के सारे पॉइंट्स रिपीट हुए हैं, बस 10 पॉइंट। समझ आया क्या ट्रिक दिया गया है आपको? मैंने 19 पॉइंट्स पढ़ाए नेचर के, उसके 8 और 9 पॉइंट्स वहाँ लिख देने हैं और 8 और 9 पॉइंट्स नीड में लिख देना है। नहीं है ना, लिखे नहीं हो बीएड का, इसलिए बता रही हूँ। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है ना, बच्चे इसी चीज़ को सोचते हैं कि कुछ अलग होगा और अलग सोच के लिखते नहीं हैं और भूल जाते हैं, मैम भूल गया और मैम मुझसे नहीं हुआ, ऐसा बोल देते हैं। वैसा ना बोल के याद रखना, नीड, इम्पोर्टेंस, स्कोप, ये सब में हम सेम पॉइंट्स को रिपीट कर सकते हैं, बट ना टॉपिक से जुड़ा हुआ ही कंसेप्ट होना चाहिए, विषय से जुड़ा हुआ ही चीज़ें लिखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने बोला जो आपका नेचर के पॉइंट्स हैं उसी को ही आधा आधा कर देना, नीड में लिख देना, रिपीट। एग्जाम में रिपीट वर्ड नहीं लिखना, पॉइंट्स को रिपीट करना। आपके पेजेस भी बढ़ेंगे, ये 4 पेज तक चला जाएगा, 3 से 4 पेज चला जाएगा और आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का आधा कंप्लीट हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, फिर देखो अब स्टार्ट करते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक डिसिप्लिन? इंट्रोडक्शन मीनिंग दो, इंट्रोडक्शन मीनिंग दे रहे हैं, अच्छे से सुनो। ऑलरेडी पता है कि डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन लर्निंग हो सकता है, डिसिप्लिन टीचिंग भी हो सकता है, डिसिप्लिन इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या फिर डिसिप्लिन का मतलब हो सकता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज और नॉलेज को सीखना और नए नए नॉलेज को बिल्ड करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का निर्माण, ज्ञान का निर्माण, ऐसा बोल सकते हो। बट जेन्युइनली आज के टाइम पे डिसिप्लिन कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो उस हिसाब से डिसिप्लिन को अगर शिक्षा अनुष्ठान के साथ जोड़ दिया जाए, मतलब एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन, तो उसी को हम बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स टू एजुकेशनल डिसिप्लिन ना बोल के एकेडमिक डिसिप्लिन बोलेंगे। चलो इंट्रो मीनिंग में आते हैं। ये इंट्रो, यहाँ तक इंट्रो मीनिंग एक साथ है, याद रखो इंट्रो मीनिंग एक साथ है, अच्छे से सुनना। हिंदी में भी यहाँ पे बोल दे रही हूँ, कल चाहो तो आप इसको सुन के लिख सकते हो। सुनो, इन आवर एजुकेशन सिस्टम
वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट। हमारे शिक्षा व्यवस्था में हम बहुत प्रकार के एकेडमिक और शिक्षणीय श्रृंखला और विषय जैसे कि साइंस विषय का व्यवहार करते हैं, जैसे कि साइंस, विज्ञान, सिविक्स, अब सिविक्स मतलब नगर विज्ञान पहले था, हिस्ट्री, इतिहास, ह्यूमैनिटीज़ जैसे मनुष्यत्व हम बोलते हैं और मनुष्य के इंसान के गुण बोल सकते हो, पॉलिटिकल साइंस जो आपके पॉलिटिक्स से जुड़ा हो, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, मैथ्स, एंथ्रोपोलॉजी जैसे होता है ना, स्केलेटन के साथ पढ़ना, उसके गुणों के बारे में पढ़ना, हड्डियों के बारे में पढ़ना। ये जियोलॉजी, जो जियोलॉजी होता है कि आपका भूविज्ञान आप बोल सकते हो, ये भूगोल नहीं है, ये स्टडी अबाउट अर्थ होता है। और इकोनॉमिक्स जो आपको, ये अर्थशास्त्र है, वो तो आपका ये आपका शस्त्र मतलब क्या बोलते हैं, शास्त्रीय विज्ञान है, जहाँ पे हम पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स को लेते हैं, और ये अर्थशास्त्र है। फिर से आया, देखो सेम चीज़ में बोल रही हूँ, वहाँ पे लिखा था डिसिप्लिन, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड ले रहे हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। द टर्म एकेडमिक डिसिप्लिन, ये जो शब्द है एकेडमिक डिसिप्लिन, इनकॉर्पोरेट्स मेनी एलिमेंट्स, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र एलिमेंट्स बोलेंगे ना, क्षुद्र क्या है, छोटे छोटे गुण हैं और क्षुद्र वस्तुएं हैं डिसिप्लिन के। किसके हैं, डिसिप्लिन के हैं। मेनी एलिमेंट्स ऑफ डिसिप्लिन, वॉट एवर वी डिस्कस एबव, जो भी हमने डिसिप्लिन के बारे में ऊपर पढ़ा था। एट द सेम टाइम, उसी समय पे, इट हैज़ ऑल्सो बिकम ए टेक्निकल टर्म, ये एक टेक्निकल टर्म भी है। हम बोल सकते हैं जैसे ना मशीन में हम लोग जो जैसे सामान को इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं, तो हम बोलते हैं ना ये मशीन से बना है, वैसा ही ये भी एक टेक्निकल वर्ड है, क्योंकि टेक्निक के दुनिया में जहाँ पे टेक्निक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें भी आजकल इस्तेमाल किया जाता है। सो एट द सेम टाइम it has also become a technical term for the organization of learning and systematic production of new knowledge। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है, संस्थानीय अधिगम के लिए, संस्थानीय अधिगम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मतलब संस्थानीय अधिगम के लिए। कोई चीज़ों को अगर सजा के पढ़ते हो, समझते हो, तो उसको संस्थानीय अधिगम बोलते हैं। एंड सिस्टमिक और सिस्टमैटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, सिस्टम में पढ़ना और सिस्टम में कोई चीज़ों को तैयार करना एक के बाद एक, सिस्टमिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन एन एकेडमिक सेटिंग। सो एकेडमिक सेटिंग में मतलब स्कूल के वातावरण में, विद्यालय के वातावरण में अगर हम कोई भी अधिगम को संस्थानीय रूप से प्रचलन करते हैं और बनाते हैं, प्लस हम नए नए ज्ञान का उद्भावन करते हैं, जैसे कि बच्चे नए नए नॉलेज को ले सके, तो उसी को हम बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। द एकेडमिक डिसिप्लिन वर्ड, ये जो वर्ड है एकेडमिक डिसिप्लिन, ये वर्ड पहले, ये जो शब्द है ये 1970s के पीरियड से आया था, 1970s के पीरियड से आया था, उस ईस्वी से ये इस्तेमाल हो रहा है। एंड यूज्ड इन डिसिप्लिनराइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब आप इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल कॉलेज में इस्तेमाल करते थे, या फिर विषय को बताने के लिए, दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, ठीक है। नॉर्मली एक चीज़ में हमने लिखा था कि डिसिप्लिन एक तरह का रिसर्च भी है। पता है स्कूल में जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञान का खोज करते हैं, उसको बोलते हैं रिसर्च एजुकेशन, उसी को बोलते हैं रिसर्च एजुकेशन। एकेडमिक डिसिप्लिन, ये जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, इज़ ए ब्रांच ऑफ लर्निंग। एकेडमिक डिसिप्लिन भी एक क्या है, ब्रांच ऑफ लर्निंग है, अधिगम का एक शाखा है, अधिगम का एक शाखा है। और स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे विद्वान व्यक्ति सारे इन्वेस्टिगेशन और उसका क्या करते हैं, नया नया खोज करते हैं। दैट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर फॉर द स्टूडेंट, जिस ज्ञान का अगर खोज कर लो और जिससे बच्चों का कुछ उन्नति हो जाए, उस प्रकार के नॉलेज को बोलते हैं एकेडमिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट, ये डॉट मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन नहीं, एकेडमिक डिसिप्लिन इज ए फील्ड और ब्रांच ऑफ लर्निंग एफिलिएटेड विथ एन एकेडमिक डिपार्टमेंट। अच्छा, एकेडमिक डिसिप्लिन एक ऐसा ब्रांच ऑफ लर्निंग है, और हम बोल सकते हैं अधिगम का ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बच्चा बहुत सारा ज्ञान लेता है। तो ये किससे जुड़ा होगा, एकेडमिक डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, एकेडमिक डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा।
नेक्स्ट, ये डिसिप्लिन मतलब एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन को हम ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल करते हैं ना, हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपका विकास हो जाए और आप शिक्षित हो जाओ, आगे बढ़ जाओ और आगे और ज़्यादा उन्नति करो और एक प्रोफेशनल टीचर बन जाओ, प्रोफेशनल रिसर्चर बन जाओ, इसीलिए ये ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे एजुकेशनिस्ट बनना, एकेडमिक्स बनना और स्पेशलिस्ट टीचर्स बनना। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये भी एक ज्ञान का क्षेत्र है और शाखा है, दैट इज़ टॉट इन द क्लासरूम, जिसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो विषय को हम आलोचना कहाँ पे करते हैं? क्लासरूम में करते हैं। जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स के नाम फिर से दे देने हैं, स्पेस साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आर्कायोलॉजी, फिलोसॉफी, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी। फिर 5th पॉइंट पे आते हैं, एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ ए सब डिविज़न ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज का एक भाग है। एकेडमिक डिसिप्लिन एक नॉलेज का भाग है, सब डिवीज़न बोला गया। दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड, जिसमें बहुत प्रकार के विषय के विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, विज्ञानीय गुण होते हैं और उसके अपने ही जो व्यवहार होते हैं। ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो नोन एज, एकेडमिक डिसिप्लिन को हम और भी बोल सकते हैं कि ये एक फील्ड ऑफ स्टडी है और फील्ड ऑफ रिसर्च है और फील्ड ऑफ इंक्वायरी है। मतलब ये इसे हम पढ़ाई करने के लिए और पढ़ने की व्यवस्था में व्यवहार कर सकते हैं और रिसर्च के वर्क में जहाँ पे खोजबीन किया जाता है उस व्यवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ों को इंक्वायरी करना है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, उसका कारण निकालना है, उस व्यवस्था में भी व्यवहार कर सकते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। एकेडमिक डिसिप्लिन एक सिंगल सब्जेक्ट और एक सिंगल विषय वस्तु पे आधारित नहीं है, बहुत सारे ज्ञान को लेके होता है, इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी और बहुत सारे विषय समूह से जुड़ा होता है। और इंटरडिसिप्लिनरी, जब एक विषय दूसरे विषय से और एक पाठ्यपुस्तक दूसरे पाठ्यपुस्तक से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। और ट्रांसडिसिप्लिनरी, जब एक विषय वस्तु को क्रॉस करके आप दूसरे विषय वस्तु में जाते हैं उसे ट्रांसडिसिप्लिनरी बोलते हैं। एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी, जब हम लोग एक दूसरे का जो डिसिप्लिन है, विषय है, उसको एक दूसरे से ऑपोजिट में व्यवहार करते हैं। मुझे आपका ज्ञान चाहिए अपने क्षेत्र में, आपको मेरा ज्ञान चाहिए आपके क्षेत्र में, तो ऐसे अगर क्रॉस हो के इस्तेमाल हो तो उसे क्रॉस डिसिप्लिनरी कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर friends and family.